हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। जैसा आप लोग जानते हो, हम पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर रहे हैं। उसी के अंदर एक और नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज रहने वाली है ये हर एक एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको माइंड मैप की मदद से की पॉइंट्स को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं या जहां पे स्टूडेंट्स की गलती होने की गुंजाइश रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ूं उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे बैच में एक और नई एडिशन है, दैट इज एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 को करते हुए हमने ये जनरल अवेयरनेस का कोर्स बनाया है, जिसके अंदर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के सब कुछ इंक्लूड होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगी। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आगे पीछे करके कैसे भी इनको देख सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमारे टीचर से लाइव इंटरेक्ट करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में क्या क्या। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो कौन होते हैं? अगर हम सिंपल भाषा में करें तो ये देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। भारत सरकार, आपने केस सुना होगा ना, केशवानंद वर्सेस यूनियन ऑफ दिस, है ना, डैश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे तुमने देखा होगा, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यूनियन ऑफ इंडिया में कटघरे के अंदर पूरी भारत सरकार थोड़ा ना जाके बैठ जाएगी। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कौन उस केस को लड़ता है या कौन उन सब चीजों की गवाही देता है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये एक ऐसा पद है जो भारत की तरफ से एक वकील है। आप ऐसा देखें, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और भारत के संविधान में आर्टिकल 76 में इनको जगह मिली हुई है, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इनको जगह मिली हुई है। आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र है। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, आर्टिकल 76 में है। अब इनका रोल क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी बात देखते हैं। सबसे पहला की पॉइंट, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, अभी डिस्कस करेंगे, पर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि इनके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने की। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए कि 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस, 5 साल आप हाई कोर्ट के जज रहे हो, जो वो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, वो सारी क्वालिफिकेशन इस इंसान में होनी चाहिए जो भी अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है। जो इनका ऑफिस का टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया हुआ। एक और की पॉइंट आप अपनी नॉलेज में ऐड करेंगे, भारत के संविधान में इनका टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये कैसे हटाए जाएंगे, इनका रिमूवल का प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया हुआ, ना तो कितने समय काम करेंगे ना ही हटाने का कोई भी प्रोसेस नहीं बताया हुआ। ये जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट भी अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके ये डिसीजन लेते हैं कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे। ठीक है, और इनको उतना ही रिम्यूनरेशन मिलता है जितना प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। अब यहां पे स्टेटमेंट में दे देंगे कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, नो, जितना प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं उतना रिम्यूनरेशन इनको मिलता है। और कब तक अपने ऑफिस में रहते हैं? जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा हो, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इच्छा हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये थी रोल एंड अपॉइंटमेंट। उसके बाद क्वालिफिकेशन, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्वालिफिकेशन पूरा करते हो। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, मैंने कहा क्वालिफिकेशन पूरी करते हो। सिटीजन ऑफ इंडिया रहने हो, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हो, तभी क्वालिफिकेशन पूरी होगी। एमिनेंट जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में, ठीक है, तभी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन पूरी होगी। या एडवोकेट रहे हो 10 साल तक, ठीक है, कंटिन्यू नहीं, 5 साल यहाँ 2 साल वहां, इस तरीके से अपने करियर में 10 साल वकालत इन्होंने की हो, तो ये सारी क्वालिफिकेशन इनके अंदर होती है। अब इनकी ड्यूटीज क्या है, इनके फंक्शन क्या है, उसकी बात करते हैं। एक तो ये चीफ लॉ ऑफिसर हैं भारत सरकार के, अभी अभी हमने डिस्कस किया। ये लीगल मैटर पर भारत सरकार को एडवाइस देते हैं। लीगल मैटर पे जितनी भी विधिक मदद चाहिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से सभी लीगल मैटर पे एडवाइस देते हैं।
लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो भी लीगल मैटर है उन सब ड्यूटीज को यही परफॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार, ठीक है। और जो भी संविधान इनके लिए लिखता है कि संविधान में लिखा है ये काम अटॉर्नी जनरल करेंगे तो अटॉर्नी जनरल करेंगे, प्रेसिडेंट कह दे ये काम अटॉर्नी जनरल करेंगे तो अटॉर्नी जनरल करेंगे। लीगल कैरेक्टर, लीगल मैटर के सारे काम जो है भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल करते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इनको और क्या क्या ड्यूटी दे सकते हैं। भारत सरकार के बिहाफ पे अपीयर होना, यानी किसी भी कोर्ट के अंदर भारत सरकार की तरफ से अगर पेश करना है खुद को तो अटॉर्नी जनरल होंगे। भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट, ये क्या कह रहे हैं, टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द हाई कोर्ट इन एनी हाई कोर्ट, बाय द गवर्नमेंट इन एनी हाई कोर्ट। किसी भी हाई कोर्ट में अगर अपीयर होना हो, जब भी जरूरत हो, प्रेसिडेंट इनको कह सकते हैं कि फला हाई कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से तुम्हें अपीयर होना है, ठीक है। भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत सरकार के बिहाफ पे, और जब भी जरूरत हो तो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो है ये अपीयर हो सकते हैं जब भी जरूरत हो। फिर उसके बाद इनकी राइट्स क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है। सबसे पहले तो ये किसी भी कोर्ट में, ऑल ओवर कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो लोअर कोर्ट है, जुडिशियरी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कैसी भी कोर्ट है, हर कोर्ट में ये ऑडियंस बनकर बैठ सकते हैं, इनका अधिकार है। दूसरा, किसी भी प्रोसीडिंग में, पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग में, जॉइंट सिटिंग की किसी भी प्रोसीडिंग में, और किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोसीडिंग में बोल सकते हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, मगर वोट नहीं कर सकते। बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, मगर वोट नहीं कर सकते। डज नॉट हैव राइट टू वोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जो भी इम्यूनिटीज, जो भी प्रिविलेजेस एक एमपी को मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, वो सारी इम्यूनिटीज जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलती है, इस बात को याद रखोगे। फिर उसके बाद इनकी लिमिटेशन क्या है, इनके पोस्ट की लिमिटेशन क्या है। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना छोटी छोटी होती है, लेकिन सवाल जब बनता है तो दिमाग उलझ जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इतनी सारी होती हैं कि इसका क्या कार्यकाल था, उसका क्या कार्यकाल था, इसे कौन अपॉइंट करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये कौन से आर्टिकल में है। तो आपको बहुत कम समय में मैं सारे की फैक्ट्स जो है, हार्डली 8 to 10 मिनट्स के अंदर मैं सारे की फैक्ट्स आप लोगों को माइंड मैप की मदद से बता रही हूँ। चाहे तो इस लेक्चर को चाहे आप 1 घंटे का खींच लीजिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी एग्जामिनेशन में गलत होने की गुंजाइश रहती है, वो सारी हम इन वीडियोस के अंदर कवर कर रहे हैं। तो इनकी लिमिटेशन क्या है, इनकी लिमिटेशन है ये भारत सरकार के खिलाफ एडवाइस नहीं दे सकते। चाहे इनको पता हो कि भारत सरकार यहाँ पे गलत है, पर ये उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, शुड नॉट डिफेंड एन अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी अक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते। अब तुम खुद सोचो, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव ही अक्यूज्ड को डिफेंड करेगा तो काहे का न्याय रह गया। तो इसलिए किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर डिफेंड नहीं कर सकते। और किसी भी कंपनी के या किसी भी कॉरपोरेशन के ये डायरेक्टर नहीं बन सकते भारत सरकार की इजाजत के बिना, विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन। गवर्नमेंट परमिशन के बिना किसी भी कोर्ट के, किसी भी कंपनी के, किसी भी कॉरपोरेशन के ये डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये सारी इनकी लिमिटेशन है, भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, कोर्ट कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर अक्यूज्ड के खिलाफ नहीं बोल सकते, मतलब अक्यूज्ड को डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है, अक्यूज्ड को बचा नहीं सकते। अक्यूज्ड कौन, जो दोषी है, ठीक है। अब ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें अटॉर्नी जनरल को लेकर। अब मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में और बता रही हूँ। हमारा इकोनॉमी और पॉलिटी का कोर्स, अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हो इकोनॉमी और पॉलिटी, आप लोग ऐप पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारी कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, बिल्कुल जीरो से, रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से आपको सारी जानकारी जो है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद डिटेल्ड लेक्चर जो हैं वो आपको इकोनॉमी और पॉलिटी के मिल रहे हैं। आप लोग इनरोल कर सकते हो, बहुत ही लो प्राइस के ऊपर आपको ये कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। पहला क्वेश्चन, ये ना हर बॉडी के लिए आपको नोट करके रखने हैं, मैं चाहे पूछूं चाहे ना पूछूं, ये आपको बताना ही है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन बने, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन बने, पहली चीज तो ये।
ठीक है, इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल अटॉर्नी जनरल कोई रही हैं क्या? अगर हाँ तो बताइए नाम, नहीं तो बताना कि नहीं रहे। तीसरा, एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है? एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है? ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं और उम्मीद करती हूँ सारे की पॉइंट्स आपके रिवाइज हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।